हेलो बच्चों, एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आशा है कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बेटा, आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। पिछले वीडियो में मैंने आपको पहला चैप्टर कक्षा 12 फिजिक्स का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है ना पढ़ा रहा था, जिसमें से आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है कूलाम का नियम, कूलाम नियम का सदिश स्वरूप। तो कूलाम नियम का सदिश स्वरूप बेटा जी, इसे आपको जानना है। तो सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे ये कोई बेटा जी निर्देशांक ज्यामिति है, या हम इसे कोई निकाय बोल दें, निर्देशांक ज्यामिति। इस निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदु आवेश लेते हैं हम। मान लो कि यहां पर एक बिंदु आवेश हमारा क्या है, Q1 है, और दूसरा बिंदु आवेश हमारा Q2 है। एक बिंदु आवेश हमारा Q1 है और दूसरा बिंदु आवेश हमारा Q2 है। यहां पर ये क्या है बेटा, मूल बिंदु O। अब हम यहां क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। हम ये Q1 की स्थिति पता करना चाहते हैं। क्या पता करना चाहते हैं बच्चों? हम इस Q1 की स्थिति को पता करना चाहते हैं। अब इस Q1 की स्थिति को पता करने के लिए हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए बेटा? स्थिति सदिश चाहिए। क्या चाहिए? अब इस Q1 की स्थिति को पता करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्थिति सदिश। तो आप देखिए इधर ध्यान से बेटा, ये हो गया। अब जिधर हमको क्या करना होता है, स्थिति को पता करना होता है, हमेशा इसका मुंह उधर रखते हैं। तो ये हमारा स्थिति सदिश क्या हो जाएगा बेटा जी? R1 वेक्टर। ठीक है ना? Q1 की स्थिति सदिश R1 वेक्टर क्या है बेटा? Q1 की स्थिति सदिश है। किसके सापेक्ष? O के सापेक्ष। समझ रहे हो ना? Q1 की स्थिति सदिश है वेक्टर R1, किसके सापेक्ष? O के सापेक्ष। इसी तरह से इसको देखेंगे बेटा, ये क्या है प्यारे बच्चों? तो यहां पर देखिए ये भी है, इसकी भी हम स्थिति ज्ञात करना चाहते हैं। ये हमारा हो जाएगा R2 वेक्टर। इसको क्या कहेंगे? R2 वेक्टर क्या है? स्थिति Q2 का क्या है बेटा? स्थिति Q2 का स्थिति सदिश है। ये किसका है बोलो? स्थिति Q2 का स्थिति सदिश है। किसके सापेक्ष? O के सापेक्ष। आवेश Q का स्थिति सदिश है। किसका है बेटा? आवेश Q1 का स्थिति सदिश है। किसके सापेक्ष? O के सापेक्ष। आवेश Q2 का स्थिति सदिश है। किसके सापेक्ष? O के सापेक्ष। बोलो, समझ में आ रहा है ना भाई? O के सापेक्ष, यानी कि हम यहां से चलना शुरू करते हैं बेटा। यहां से चलना शुरू करो, चल के यहां पहुंच जाओ। तो जहां से चलना शुरू करेंगे वो आपका स्थिति सदिश हो गया। सॉरी, हाँ, समझ गए ना? जहां से हम चलना शुरू करेंगे कहेंगे उसके सापेक्ष, O के सापेक्ष। ये स्थिति सदिश है। Q का स्थिति सदिश है किसके सापेक्ष? O के सापेक्ष। अब कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा होगा ये O के सापेक्ष। अरे मेरे प्यारे बच्चों, O से ही चलना शुरू करेंगे इसकी स्थिति को जानने के लिए। जहां से चलना शुरू करते हैं उसी के सापेक्ष होता है। जहां से चलना शुरू करते हैं उसको कहते हैं उसी के सापेक्ष। समझ गए ना? तो कहेंगे Q1 की स्थिति सदिश वेक्टर R1 है, किसके सापेक्ष? O के सापेक्ष। Q2 की स्थिति सदिश है R2 वेक्टर, किसके सापेक्ष? O के सापेक्ष।
क्योंकि अगर हमें Q2 की स्थिति जानना है प्यारे बच्चों, हमें कहां से चलना होगा? यहां से पकड़ के चढ़ जाओ इसको, यहां आ जाओ, यहां से चल के यहां आ जाओ। तो जहां से चल के जहां जाओगे ना, जहां से चलना शुरू करोगे, हम उसी के सापेक्ष इसकी स्थिति जानना चाहते हैं। यहां से चलना शुरू करो, यहां चढ़ते 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 यहां आ जाओ, इसका मतलब ओ से चलना शुरू कर रहे हैं। तो जहां से चलना शुरू कर रहे हैं, हम उसी के सापेक्ष इसकी स्थिति को जानना चाहते हैं। आशा है कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब मान लो बेटा, मान लो हम इसकी स्थिति पता करना चाहते हैं। ये जो हमारा बिंदु आवेश है, अगर इसकी स्थिति हम पता करेंगे बेटा, तो ध्यान से देखिए आप इधर, आप इधर ध्यान से देखिए बेटा। तो यहां पर देखिए Q2 की स्थिति किसके सापेक्ष? Q1 के सापेक्ष, यानी R21। क्या लिखेंगे बेटा? R21। इधर देखो, R21 वेक्टर, ये क्या है? इधर ध्यान दो बेटा, जैसे लिखा R21, 1 का मतलब क्या हुआ भाई? जहां से चलना शुरू करते हैं उसको बाद में लिखा जाता है। कहां से, किसके सापेक्ष हम Q2 की स्थिति पता करना चाहते हैं? Q1 के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? Q1 के सापेक्ष। यहां से चलना है बेटा, यहां से चल के इधर सरक आना है, यहां पर आ जाना है। तो जहां से तुमने सरकना शुरू किया था, समझने के लिए है बेटा, जहां से तुमने सरकना शुरू किया था वो आपका क्या है? उसको बाद में लिखा जाता है बेटा। बोलो, उसे कहां लिखा जाता है? उसे बाद में लिखा जाता है। तो वेक्टर R21 का मतलब Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष है ना। ये जो R21 है बेटा, तो क्या कहेंगे? Q2 की स्थिति किसके सापेक्ष? Q के सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष। R21 क्या है भाई? Q2 की स्थिति सदिश, Q2 की स्थिति सदिश किसके सापेक्ष? Q1 के सापेक्ष। इसीलिए R21 किसके सापेक्ष? 1 के सापेक्ष। किसकी स्थिति? Q2 की स्थिति। किसके सापेक्ष? Q1 के सापेक्ष। जो बाद में लिखा होता है उसको कहा जाता है उसके सापेक्ष। किसके सापेक्ष? Q1 के सापेक्ष। कहा, किसकी स्थिति? Q2 की स्थिति। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है ना बेटा? अब यहां पर हम क्या करेंगे? अब यहां पर बेटा स्थिति तो हम जान चुके, अब हमें इसकी दिशा ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? हमें इसकी दिशा ज्ञात करना है बेटा। अगर Q1 के सापेक्ष हम Q2 की तरफ जो है दिशा जानना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा बेटा? एकांक वेक्टर का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करना होगा? बोलो, एकांक वेक्टर का प्रयोग करेंगे। भाई हम क्या करना चाहते हैं? Q2 की दिशा जानना चाहते हैं। किसके सापेक्ष? Q1 के सापेक्ष। इधर Q1 से Q2 की ओर दिशा जानना चाहते हैं बेटा। कहां से? Q2 से Q1 की ओर। समझ रहे हो ना? तो हम Q2 की जो है दिशा ज्ञात करेंगे। किसके सापेक्ष? Q1 के सापेक्ष। तो हमें एकांक सदिश लेना पड़ेगा। याद करिए, कक्षा 11 में आपको पढ़ाया गया था कि जब भी वेक्टर वाले सवाल में आपको दिशा ज्ञात करना होता है ना, क्या ज्ञात करना है? दिशा। तो हमेशा आपको एकांक सदिश का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करना है प्यारे बच्चों? एकांक सदिश का। तो यहां पे लिखेंगे R21 कैप। R21 कैप 1 के सापेक्ष है ना,
Q2 की दिशा। तो हमें दिशा ज्ञात करने के लिए एकांक का प्रयोग करना। अच्छा, जब हम इधर से इधर आए बेटा, तब तो ये हमारा हो गया R21। स्थिति, ये वेक्टर जहां लगा है ये स्थिति को बता रहा है, जहां पर कैफ लगा है ये दिशा को बता रहा है, जहां कैफ लगा है ये दिशा को बता रहा है। किधर से? Q1 के सापेक्ष Q2 की दिशा बता रहा है। अगर हम इधर से जानना चाहें, इधर से, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा? इसको लिखेंगे R12 कैफ। क्या लिखेंगे? R12, 2 के सापेक्ष, बोलो किसके? Q2 के सापेक्ष Q1 की दिशा, Q2 के सापेक्ष Q1 की दिशा, यानी R12 कैप 2 के सापेक्ष 1 की दिशा। आशा है सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा ये बात। ठीक है बेटा, तो चलिए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है बेटा, अगर इसके स्थिति की बात करें, तो स्थिति की बात करें तो ये Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति और Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति। तो हम इसको क्या, एक दूसरे के क्या है बेटा? विपरीत है। क्या है? एक दूसरे के, भाई परिमाण में तो समान है, परिमाण में समान, अरे लंबाई थोड़ा बदल जाएगी, चाहे इधर से इधर जाओ चाहे उधर से इधर आओ, लंबाई तो वही होगी, परिमाण वही होगा, परंतु दिशा बदल जाएगी, दिशा विपरीत हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो इधर की ओर ये हो जाएगा R12 वेक्टर। ठीक, अब ये दोनों धनात्मक है, ये प्रतिकर्षण बल लगाएंगे बेटा। क्या लगाएंगे? प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, है ना। इधर लिखेंगे F21, F21 क्या लगाएंगे? F21। क्यों F21? भाई Q1 के द्वारा Q2 पे लगा बल, Q2 के द्वारा Q1 पे लगा बल, इधर इसमें प्रतिकर्षण बल लग रहा है बेटा जी। ये वाला Q2 जो है इस पे बल लगा रहा है इधर की ओर, ये वाला इसको इधर की ओर बल लगा रहा है, तो ये क्या है? इसमें प्रतिकर्षण बल लग रहा है। समझ गए बेटा? दिशा में विपरीत है। तो F21 1 के कारण 2 पे लगा बल और 2 के कारण 1 पे लगा बल, यानी F जिसके कारण लगता है उसको बाद में लिखते हैं 1 2। तो शायद आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी बेटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा R21 वेक्टर बराबर माइनस R12 वेक्टर। ये क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसी तरह से एकांक सदिश भी R21 कैप और बराबर माइनस R12 कैप। ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट लिखो, आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल। यहां पे लिखोगे आवेश Q1 के कारण, Q1 पर Q2 के कारण, Q1 पर Q2 के कारण, Q2 के कारण बल F12 कैप। Q1 के कारण Q2 पे लगा बल F21। अब आपने प्यारे बच्चों वैद्युत बल का फार्मूला पढ़ा है कि यहां पर लिखेंगे K, Q1 Q2 और बटे में हो जाएगा R का स्क्वायर। समझ रहे हो ना? बटे में क्या हो जाए बेटा? R का स्क्वायर। अच्छा ध्यान देना, इनके जो परिमाण होंगे, यानी कि R12 ये परिमाण है बेटा, R21 ये परिमाण, ये मॉड के अंदर लिख दे तो ये परिमाण होता है। परिमाण का मतलब Q1 से Q2 की ये दूरी, लंबाई,
और Q2 से Q1 की लंबाई, लंबाई तो सेम है बेटा, बस विपरीत है। तो इसमें जो इसका जो इसे हम R भी मान सकते हैं, इसका परिमाण, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए यहां पर R स्क्वायर लिखेंगे बेटा। अच्छा, ये तो परिमाण हो गया, ये क्या हो गया बेटा, ये परिमाण हो गया, वैल्यू हो गया, और इसका एकांक सदिश क्या हो जाएगा, R12 कैप। ये दिशा हो गई, ये दिशा हो गई, और ये परिमाण हो गया। समझ गए ना? इसको आप मान लेना कि ये समीकरण नंबर 1 है। ठीक इसी प्रकार है ना, आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल, आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल, Q1 के कारण बल, आवेश Q2 पर, आवेश क्या है, ये Q2 है, बोलो बेटा, आवेश Q2 पर किसके कारण बल, Q1 के कारण बल। ये क्या था, आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल। तो ये हो जाएगा बेटा F12, ये तो हो गया, अब यहां हो जाए F21, F21 बराबर यहां के हो जाएगा Q1 Q2 और बटे R स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां हो जाएगा R21 कैप। ये हमारा परिमाण है, ये हमारा परिमाण है, एक मिनट, ये हमारा बेटा जी परिमाण है, और ये हमारी क्या है, दिशा है। ये कैप का प्रयोग दिशा के लिए करें, इसको कहेंगे समीकरण नंबर 2। इतनी बात समझ में आया होगा। तो समीकरण 1 व 2 कूलाम बल सदिश का निरूपण है। यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2, ठीक है, कूलाम बल का सदिश निरूपण है। कूलाम बल का सदिश निरूपण है, कूलाम बल का सदिश निरूपण है, कूलाम बल का सदिश निरूपण है बेटा। अब यहां लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 2 कौन है हमारा, ये है। यहां पर लिखेंगे F21 बराबर यहां हो जाएगा K Q1 Q2 और बटे में हो जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, इसको यहां लिखेंगे बेटा R21 इतना। अब यहां पर हो जाएगा, इतनी बात समझ में आई बेटा? हाँ, तो इतनी बात समझ में आई बच्चों कि आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल हमारा F21 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, R21 ये दिशा है, और ये क्या है बेटा, परिमाण है। तो आपको लिखना है कि समीकरण 2 से क्या लिखोगे कि समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा कौन है, ये है F21 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है, R21 कैप, R21 कैप। ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 2 को हम क्या करें, लिख दिए, यहां पर लिखे समीकरण 2 से। अब यहां पर ध्यान से जब आप देखोगे बेटा कि R कैप 21 क्या है, R12 कैप। ये देखिए दिशा में विपरीत है, एक Q1 के कारण
Q1 के सापेक्ष Q2 पर बल लग रहा है F21 और Q2 के सापेक्ष Q1 पे बल लग रहा है F21, एक दूसरे की विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं, इसीलिए यहां पर हम लिख सकते हैं बेटा F21 बराबर K Q1 Q2 और बटे में R²। इसके स्थान पर ये R21 किसके बराबर है, R12 के, यहां माइनस R12 ये लिखेंगे बेटा कैप। अब आप यहां ध्यान से देखेंगे कि समीकरण 1 से, किससे बेटा, समीकरण 1 से, यहां आप लिख लोगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो समीकरण 1 में जरा देखिए आप K Q1 Q2 बटे R², K Q1 Q2 बटे R² R12 कैप, ये चीज देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, F12, ये माइनस बाहर आप लिख सकते हैं बेटा। अब यहां पर थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है, तो इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं, इधर ध्यान से देखिए बेटा। ये तो यहां पर लिखेंगे F21 कैप बराबर, ये माइनस इधर आ जाएगा, यहां हो जाए K Q1 Q2 बटे R² R12 कैप। अब ये समीकरण 1 से जब आप देख रहे थे, यहां हो जाएगा F21 वेक्टर तो माइनस F12, ठीक है ना, तो ये आपको क्या हो गया बेटा, प्राप्त हो गया। यहां लिखेंगे अतः आवेश Q पर Q1 पर Q2 के कारण, अतः आवेश Q1 पर Q2 के कारण, Q2 के कारण लगा बल, Q2 के कारण बल तथा Q2 पर Q1 के कारण लगा बल के कारण बल परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत है ना, परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत है। दिशा में क्या है बेटा, विपरीत है। अतः कूलाम का नियम गति के तृतीय नियम का पालना करता है। अतः कूलाम का नियम गति के तृतीय नियम की पालना करता है, तृतीय नियम की पालना करता है, पालना करता है, ठीक है बेटा। तो गति का तृतीय नियम परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत, तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम का ये पालना करता है। आपने पढ़ा होगा बेटा, अब आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इधर देखिए ध्यान से बेटा, यहां थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है, तो सबको पता होगा, आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा बेटा, दिशा ज्ञात करने के लिए ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे वेक्टर ए कैप, वेक्टर ए कैप ये होता है बेटा। लेकिन यहां पर क्या है,
यहां पर क्या है बेटा, यहां पर है R12 कैप, है ना। यहां पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, यहां लिखेंगे R12 कैप, R21 कैप बराबर R21 वेक्टर बटे R21, ये हम लगा देंगे इस तरह से बेटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R21 बटे R, इसके स्थान पर हम R भी लिख सकते हैं। अब वो समीकरण आप जो है वहां पर लिख दीजिए बेटा। इसी तरह R12 कैप बराबर R12 कैप बटे R। एक ये हमको प्राप्त हो गया और एक हमको ये प्राप्त हो गया बेटा। अब इसको हम उसी समीकरण में लिखेंगे, यहां लिखेंगे समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण 2 से। समीकरण 2 कौन है बेटा, ये है F21 बराबर K Q1 Q2 और बटे में R स्क्वायर और यहाँ R21 कैप। तो R21 कैप के स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे F21 K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इसके स्थान पर हम इसे लिखेंगे R21 बटे R। इस R का इसमें गुणा कर सकते हैं, F21 वेक्टर K Q1 Q2, R का इसमें गुणा करेंगे बेटा तो R क्यूब हो जाएगा, R12 कैप। इसी प्रकार F12 K Q1 Q2 बटे R क्यूब R12, ये तो ये चीज हमें क्या होता है बेटा जी, प्राप्त होता है। अच्छा, पेपर में जब आपको ये दिया जाएगा तो आपको याद रखना है, यहां पर स्क्वायर नहीं होता बेटा, क्यूब होता है। जब इधर वेक्टर लगा होगा ना तो इधर क्यूब होगा, जब इधर वेक्टर लगा होगा तो क्यूब होगा, और जब कैप लगा होगा तो स्क्वायर होगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। जब भी यहां वेक्टर लगा हो तो यहां क्यूब और यहां कैप लगा हो तो स्क्वायर, समझ गए ना। चलिए, तो आप इसको बेटा जी ध्यान देना, ओके। तो आज की क्लास यहीं पर बेटा जी एंड होती है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक आपको पढ़ाएंगे बेटा। तब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद।